इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम चैप्टर 13 पर आधारित पाइथन डिक्शनरीज के बिल्कुल मूल सिद्धांतों यानी बेसिक्स पर चर्चा करेंगे। अगर प्रोग्रामिंग की दुनिया की बात करें तो ये डेटा स्ट्रक्चर सच में एक बेहद शक्तिशाली टूल है। आज के इस विश्लेषण में हम इनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से लेकर इनकी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज तक का पूरा सफर तय करेंगे। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। हम जल्दी से देखेंगे कि डिक्शनरीज आखिर क्या है, उन्हें कैसे बनाया जाता है, डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं, म्यूटेबिलिटी का क्या मैजिक है, और आखिर में इनके सबसे शक्तिशाली बिल्ट इन मेथड्स को कवर करेंगे। चलिए सीधे शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, आइए सबसे पहले इनकी मूल संरचना को समझते हैं कि पाइथन डिक्शनरीज आखिर होती क्या है। असल में डिक्शनरीज को आप एक मैपिंग की तरह देख सकते हैं, जहां हर एक की किसी न किसी वैल्यू से जुड़ी होती है। इसे बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड कॉन्टैक्ट लिस्ट की तरह सोचिए, जहां किसी का नाम ढूंढो तो उसका फोन नंबर मिल जाता है। अंदर ही अंदर पाइथन एक हैशिंग फंक्शन का उपयोग करता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि डेटा को सीक्वेंस में रखने के बजाय पेयर्स के रूप में स्टोर किया जाता है, इसलिए इनका कोई फिक्स क्रम नहीं होता। अगर हम पुराने डेटा स्ट्रक्चर्स से इनकी तुलना करें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। लिस्ट्स या स्ट्रिंग्स में सब कुछ एक लाइन में होता है, जिसे हम 0, 1, 2 जैसे न्यूमेरिकल इंडेक्स से निकालते हैं। पर डिक्शनरीज अनऑर्डर्ड होती हैं। वहां से डेटा निकालने के लिए एक पहले से तय की गई की का पता होना जरूरी है। ये छोटा सा लगने वाला फर्क डेटा मैनेजमेंट को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। अब यहाँ एक बड़ा ही सुनहरा नियम ध्यान रखना जरूरी है। पाइथन में डिक्शनरी की कीज हमेशा इम्यूटेबल यानी अपरिवर्तनीय होनी चाहिए। जैसे आप स्ट्रिंग्स, नंबर्स या ट्यूपल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कभी किसी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट जैसे कि लिस्ट या किसी दूसरी डिक्शनरी को की बनाने की कोशिश की तो पाइथन बिना सोचे तुरंत एक एरर फेंक देगा। ये स्ट्रिक्ट नियम डिक्शनरी की इंटीग्रिटी को बहुत मजबूती से बनाए रखता है। दूसरा सेक्शन, डिक्शनरीज को अस्तित्व में लाना यानी इनके बनावट का तरीका क्या होता है। एक नई डिक्शनरी बनाकर उसे अस्तित्व में लाने के कई आसान तरीके हैं। सबसे आम तरीका तो सिंपली कर्ली ब्रैकेट्स का उपयोग करना और पेयर्स को बनाना है। उसके अलावा आप काफी वर्सेटाइल डिक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं या फिर फ्रॉम कीज फंक्शन का इस्तेमाल करके भी डिक्शनरी बना सकते हैं। इन उदाहरणों को देखकर पता चलता है कि डिक्ट कंस्ट्रक्टर सच में कितना अनुकूल है। आप उसमें कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं या अलग-अलग सीक्वेंसेस को जिप फंक्शन की मदद से आपस में जोड़ सकते हैं। और फ्रॉम कीज फंक्शन की बात करें तो ये कॉमन डिफॉल्ट वैल्यू को सारी दी गई कीज के साथ एक ही झटके में असाइन कर देता है। ये तरीके आपके डेवलपमेंट प्रोसेस को काफी फास्ट बना देते हैं। तीसरा हिस्सा, एक बार स्ट्रक्चर बन गया तो आइए देखते हैं कि वहां से डेटा को आसानी और कुशलता से कैसे निकाला जाए। देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके वैल्यू निकालना सबसे आम बात है, पर सच कहूं तो इसमें एक रिस्क छुपा है। अगर आपने ऐसी की मांग ली जो मौजूद ही नहीं है तो सीधा की एरर आएगा और प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा। इससे बचने के लिए गेट मेथड एक बेहद शानदार और सेफ विकल्प है। अगर उसे की नहीं मिलती तो एरर देने के बजाय ये एक डिफॉल्ट वैल्यू लौटा देता है। काफी समझदारी वाला तरीका है ना। चौथा पड़ाव, डिक्शनरीज को जो चीज सबसे खास बनाती है वो है इनकी म्यूटेबिलिटी। क्योंकि डिक्शनरीज म्यूटेबल होती हैं, इसलिए इनमें एक लगातार विकसित होने का जादू होता है। आपको हर बार बदलाव के लिए नया ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। आप डायनामिकली नए की वैल्यू पेयर्स जोड़ सकते हैं या मौजूदा डेटा को ऑन द फ्लाई बदल सकते हैं। एक इम्यूटेबल लिस्ट के मुकाबले डिक्शनरी एक बिल्कुल जीवित, सांस लेते हुए डेटा स्ट्रक्चर की तरह काम करती है, जो एप्लीकेशन की डिमांड पर तुरंत ढल जाती है। अगर नया डेटा जोड़ना है तो डायरेक्ट असाइनमेंट सबसे सीधा रास्ता है, लेकिन अगर किसी और डिक्शनरी का पूरा डेटा इसमें मर्ज करना हो तो उसके लिए अपडेट मेथड बहुत यूजफुल साबित होता है। और मान लीजिए स्थिति ऐसी है जहां आपको वैल्यू सिर्फ तभी डालनी है जब की वहां पे पहले से ना हो। ऐसी जगह सेट डिफॉल्ट मेथड आपके लिए बिल्कुल सही टूल बन जाता है। जैसे चीजें जोड़ना आसान है, वैसे उन्हें हटाना भी। डेल स्टेटमेंट पूरी तरह से एक पेयर को हमेशा के लिए मिटा देता है। पर अगर आप चाहते हैं कि एक वैल्यू हटे भी और आपको तुरंत वापस रिटर्न भी मिल जाए तो पॉप मेथड आपका दोस्त है। और पॉप आइटम तो एक झटके में आखिरी जोड़े गए पेयर को निकाल बाहर करता है। पर हाँ, ध्यान रखना चाहिए कि डिक्शनरी खाली ना हो, वरना फिर से एरर का सामना करना पड़ेगा। आखिरी पड़ाव, आइए देखते हैं इन डिक्शनरीज के अंदर वो कौन से बिल्ट इन मेथड्स हैं जो इनके लिए पावर अप्स की तरह काम करते हैं। अगर आइट्रेशन करनी है या लूप्स चलाने हैं तो कीज, वैल्यूज और आइटम्स मेथड्स बहुत जरूरी टूल्स बन जाते हैं।
ये मेथड्स इंस्टेंट बेसिस पर डिक्शनरी के स्पेसिफिक हिस्सों को निकालते हैं और उन्हें लिस्ट के रूप में वापस करते हैं। डेटा एनालिसिस के लिए इनका लगातार इस्तेमाल किया जाता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ अक्सर डेवलपर्स फंस जाते हैं। जब हम डेटा का डुप्लीकेट बनाने के लिए स्टैंडर्ड कॉपी मेथड यूज़ करते हैं, तो वो असल में एक शैलो कॉपी बनाता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ कीज डुप्लीकेट होंगी, पर अगर अंदर कोई म्यूटेबल वैल्यू है, जैसे कि एक लिस्ट, तो उसका बस रेफरेंस शेयर होगा। तो आसान शब्दों में, अगर आपने डुप्लीकेट लिस्ट में बदलाव किया, तो ओरिजिनल डेटा भी बदल जाएगा। इसे हमेशा याद रखना चाहिए। कंटेनमेंट चेकिंग की बात करें तो क्या डिक्शनरी में कोई स्पेसिफिक डेटा पहले से मौजूद है? इसे चेक करने का सबसे तेज तरीका इन ऑपरेटर का उपयोग करना है। ये ऑपरेटर एक क्विक सर्च करता है और रिजल्ट में सिंपल ट्रू या फॉल्स दे देता है। पर याद रहे, ये कंटेनमेंट चेक सिर्फ कीज के अंदर ढूंढता है, उनके वैल्यूज के अंदर नहीं। तो पाइथन डिक्शनरीज की बनावट, इनके डायनामिकली मॉडिफाई होने के तरीके और इन पावरफुल बिल्ट इन मेथड्स को पूरी तरह समझने के बाद एक दिलचस्प विचार सामने आता है। इनकी इतनी तेज रफ्तार और ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए आप आगे अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड डेटा सॉर्टिंग और मैपिंग चैलेंजेस को सुलझाने के लिए इस अल्टीमेट सॉल्यूशन को कैसे ढालेंगे? इस सोचने वाले सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।